नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। रात 10 बजे में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की विधानसभा चुनाव के साथ। तो चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव होंगे, मणिपुर में 2 चरण में चुनाव होंगे, जबकि बाकी 3 राज्यों में 14 फरवरी को पहले चरण में चुनाव होगा। 10 मार्च को सभी राज्यों के नतीजे एक साथ आएंगे। इन चुनाव के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं में भी उत्साह है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव में कांग्रेस की जीत की उम्मीद जताई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही देश के सबसे बड़े राज्य यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। इन राज्यों में लोकतंत्र का पर्व लगभग 1 महीने चलेगा। यूपी की 403 सीटों पर 7 चरण में चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी से होगी। पहला चरण 10 फरवरी को, दूसरा 14 फरवरी को, तीसरा 20 फरवरी को, चौथा चरण 23 फरवरी को, 5वां चरण 27 फरवरी को, छठा चरण 3 मार्च को और आखिरी चरण का चुनाव 7 मार्च को होगा। वहीं मणिपुर की 60 सीटों पर 2 चरण में चुनाव 27 फरवरी और 3 मार्च को होंगे। बाकी 3 राज्यों पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में चुनाव 14 फरवरी को होंगे। सभी राज्यों के चुनाव के नतीजे एक साथ 10 मार्च को आएंगे। First phase of Uttar Pradesh, the issue of notification is 14 January. So on 7th March, all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. The phases of UP have been put in 7 phases. कोरोना के संकट के चलते चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की बड़ी रैली पर रोक लगा दी है। उसके बाद स्थिति का आकलन कर निर्णय लिया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों ने तारीखों का स्वागत किया है। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है और 10 तारीख के बाद जो समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि यहाँ के गरीबों का, यहाँ के लोगों का 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं आएगा। 14 फरवरी को वोटें डाली जाएंगी और 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। 5 राज्यों के चुनाव में MP और छत्तीसगढ़ के नेताओं की भी अहम भूमिका होगी। कई लोग पहले से ही वहां कैंप कर चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में खासकर बीजेपी और कांग्रेस के इन राज्यों के नेता भी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी राज्यों में योजना पूर्वक जनता का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त करने के लिए प्राणपण से जुटे हुए हैं। सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास बनाएगी। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में विकास हुए, योगी और मोदी जी की जोड़ी इस बार फिर कमाल करेगी और पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा का कुशासन, समाजवादी पार्टी का कुशासन, ये सब कुछ जनता देख चुकी है। कोविड काल में कोई सामने नहीं आया, सिर्फ कांग्रेस ही सामने आई और कांग्रेस वहां पर आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। हम सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। आचार संहिता लागू होने के साथ ही यूपी में नगर निगम की टीम ने सरकारी बैनर पोस्टर हटाना शुरू कर दिया है। कोरोना के संकट के बीच हो रहे इस चुनाव के लिए खास तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और आइए अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 3455 नए कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में आज 69 लोग स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी रेट 7.43% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 4 मरीज की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस 13,066 तक जा पहुंचे हैं और छत्तीसगढ़ में आज 24 घंटे में 46,495 टेस्ट हुए हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 1,024 नए कोरोना मरीज मिले हैं। दुर्ग में 463, रायगढ़ में 455, बिलासपुर में 372, कोरबा में 319, जशपुर में 179, जांजगीर में 177, राजनांदगांव में 85, सरगुजा में 65, बलौदाबाजार में 47, कोरिया में 34, धमतरी में 30, सूरजपुर में 29, मुंगेली में 22, बालोद और सुकमा में 20-20 नए मरीज मिले हैं।
छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश की बारी। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 1572 नए केस मिले हैं और मध्य प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7.99 लाख को पार कर गया है। मध्य प्रदेश में आज एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है, ये राहत की बात है। वहीं 166 मरीजों को आज डिस्चार्ज किया गया है। एक्टिव केसेस की संख्या मध्य प्रदेश में 5038 तक जा पहुंची है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि सभी अधिकारियों की बैठक लेकर चर्चा की जा रही है, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना को हराना है, इसलिए लोगों को गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। वहीं सीएम ने कहा कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगाएं। सीएम ने कहा कि ओमिक्रॉन के टेस्ट के लिए केंद्र सरकार ने हमें अनुमति नहीं दी है। हमें सैंपल उड़ीसा भेजने पड़ते हैं, जिसमें सैंपल की रिपोर्ट आने में देरी हो रही है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रशासनिक तैयारियों को लेकर कहा कि हमने ऑक्सीजन, हॉस्पिटल और टेस्ट की सुविधाओं पर विशेष जोर दिया है। हम पूरी तैयारी के साथ कोरोना का मुकाबला करेंगे। लगातार नज़र रखे हुए हैं, सभी विभाग इसमें समीक्षा करके सही समय पे निर्णय लेते जा रहे हैं और उस कारण से हमारे यहाँ कोरोना उस प्रकार से हालांकि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ओमिक्रॉन की गति बहुत तेज़ है, तो दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा फिर भी संतोष व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन हमको इसमें रुकना नहीं है, बल्कि कोरोना के नियमों का कड़ाई से पालन करना है। रायपुर जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर में कोविड कंट्रोल रूम की शुरुआत की है, जिसमें कोरोना संक्रमित लोग समेत अन्य लोग भी इसकी सुविधा उठा सकते हैं। ये कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित होगी। जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम के 3 फोन नंबर भी जारी किए हैं, जिनमें कोरोना जांच, आइसोलेशन की सुविधा, एम्बुलेंस के साथ ही कई सुविधाओं के बारे में जानकारी ली जा सकती है। होम आइसोलेशन में रहने वाले लोग इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। इन नंबर में हर वक्त डॉक्टर मौजूद रहेंगे और जो लोगों को उचित परामर्श देंगे। कंट्रोल रूम का उद्देश्य यही है कि जो कोरोना पॉजिटिव केस आ जाते हैं 24/7 जब वो घर पे रहते हैं तो उनको किसी तरह कोई भी समस्या हो तो यहाँ पर कॉल करके, मेडिसिन हो तो वो पूछ सकते हैं कॉल करके, या घर में रहने के बाद उनको कभी इमरजेंसी हो जाती है तो कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि हमें तकलीफ हो रही है, तो वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने से बस्तर में अब बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रही है। नेताओं को अलग अलग स्तर पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ संगठन को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल कार्यकर्ताओं की नाराजगी बीजेपी के लिए चुनाव के दौरान सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी, जिसके बाद अब बीजेपी फिर से कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो चुका है। उसके बाद ये जिला स्तर के हमारे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण है। इसके बाद फिर राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी होना संभव है। तो इसमें हमारे सभी बड़े नेता और अलग अलग विषयों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए गणेश मंडपम में स्थित बैरिकेड से बाबा महाकाल के दर्शन किए और बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दिए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बाबा महाकाल की आरती में शामिल हुए, जहां दर्शन लाभ के बाद राज्यपाल ने कहा कि बाबा महाकाल से प्रार्थना की है देश कोरोना मुक्त हो और देश का कल्याण हो। उन्होंने कहा कि संकट से जल्द बाहर आए और देश विकास करे। इस दौरान महाकाल मंदिर समिति के सहायक प्रशासन पूर्णिमा सिंह और मूलचंद जूनवाले ने राज्यपाल का सम्मान किया। बाबा महाकाल की तस्वीर और उन्हें प्रसाद भेंट किया। अपने देश का कल्याण हो, अपने देश की प्रगति हो, विकास हो। आज हम एक बड़े संकट से जूझ रहे हैं, तो बताएं या ना बताएं, लेकिन मन में एक ये बात तो होती है कि हम ये मांग रहे हैं कि हम इस संकट से बाहर आएं। बिलासपुर शहर की रिहायशी कॉलोनी में कचरा डंप करने के मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। गौरतलब है कि सरोज विहार के पास निगम बड़े पैमाने पर कचरा डंप करता है। इसकी वजह से आसपास के इलाकों के लोग
गंदगी और बदबू से परेशान है। साथ ही प्रदूषण भी फैल रहा है। प्रशासन से कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसके बाद स्थानीय निवासी एसके नाथ ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने निगम आयुक्त को नोटिस भेजा और 1 हफ्ते में बताने को कहा है कि कचरे की समस्या कब और कैसे दूर की जाएगी। अब 1 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। खंडवा में बीते दिनों भगवान राम पर की गई अश्लील टिप्पणी का मामला एक बार फिर से विवादों में है। हिंदू स्टूडेंट आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सिटी एसपी को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। हिंदू स्टूडेंट आर्मी का आरोप है कि मुहर्रम के जुलूस में कुछ लोगों ने भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके बाद शहर में हिंदू संगठनों ने बड़ी रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा था। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 20/8/2021 को मुहर्रम के जुलूस में प्रभु राम का नाम लेकर आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे, जिसकी वीडियो के जांच हेतु भोपाल भी भेजा गया था और हमें ऐसे सूत्रों के हिसाब से जानकारी है कि वो पॉजिटिव आ चुका है। वो जो जांच थी, जो भी कड़ी कार्रवाई हो वो करना चाहिए। हम सभी हिंदू स्टूडेंट आर्मी के माध्यम से आज यही स्मरण पत्र देने आए थे। त्योहारों के दौरान जो अन्य समूह द्वारा ऐसे आपत्तिजनक जो बातें कही गई थी, उस पर कठोर कार्रवाई की मांग उन्होंने की है, जिस उस समय इस पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग की जा रही है और आगे भी करेंगे। देखते हैं बिग न्यूज। रेलवे का सफर जल्द ही महंगा होने वाला है। ट्रेन में टिकट बुक करने के लिए 50 रुपए तक अब ज्यादा देने होंगे। रेल मंत्रालय ने नए सिरे से विकसित किए गए रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन डेवलपमेंट फीस यानी कि एसडीएफ वसूलने का फैसला किया है। रेलवे के मुताबिक ये फीस अलग अलग क्लास के यात्रियों के लिए अलग अलग होगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव तारीख के ऐलान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीजेपी दोबारा यहां सरकार बनाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश बीते 5 सालों में बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 20,181 नए कोरोना मामले मिले हैं, जबकि 7 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। यहां पॉजिटिविटी रेट भी 20% के करीब है, जो 9 मई के बाद सबसे ज्यादा दर्ज की गई। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना के केसों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दूसरे देशों से महाराष्ट्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले सभी व्यक्तियों के लिए अब 7 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। एक स्पेशल ऐप के जरिए इनको मॉनिटर भी किया जाएगा। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी है। अब दूसरी खबरें देखते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अलीराजपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में पीसीसी से जारी पत्र के बाद अलीराजपुर जिला कांग्रेस में खलबली मच गई है, क्योंकि महेश पटेल ने जोबट उपचुनाव में प्रत्याशी के रूप में अपना नाम तय होने के दौरान इस्तीफा दिया था, जिसे आज अचानक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार कर लिया है। चर्चा है कि सीनियर कांग्रेस लीडर कांतिलाल भूरिया से महेश पटेल और पटेल परिवार की चल रही तकरार इस्तीफा स्वीकार होने की प्रमुख वजह है। हालांकि महेश पटेल ने इन अटकलों से इनकार किया है। वहीं पटेल समर्थकों ने दावा किया है कि इस्तीफा स्वीकार होने की बात सामने आने के बाद बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और सिंधिया गुट के नेताओं ने उनसे संपर्क किया है। नरसिंहपुर में सूदखोरी से परेशान लोगों ने पुलिस में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस ने केशव ममार और उसके दामाद भूपेश गौरव के खिलाफ केस दर्ज कर जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। दरअसल ये मामला सिहोरा चौकी के पुरगवा गांव का है। पीड़ित राजकुमार शर्मा ने कहा कि उसने केशव कुमार से 4 लाख रुपए का कर्ज लिया था। इसके एवज में वो अब तक 10 लाख रुपए दे भी चुका है, फिर भी उससे 29 लाख रुपए की मांग की जा रही है और ना देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसी तरह की शिकायत कुछ और पीड़ित लोगों ने भी की है, जिस पर एसपी के निर्देश पर सिहोरा चौकी में केस दर्ज किया गया है।
खंडवा के ओमकारेश्वर में सड़क हादसे में घायल 2 लोगों को खंडवा रेफर किया गया, लेकिन उन्हें सरकारी एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई। बाद में मजबूरी में दोनों मरीजों ने अपने परिजनों को फोन कर निजी वाहन को बुलवाया और फिर खंडवा के लिए रवाना हुए। दरअसल ओमकारेश्वर के सिविल अस्पताल में सिर्फ एक ही एम्बुलेंस है, लेकिन बीते कुछ दिनों से बीएमओ के आदेश पर इस एम्बुलेंस को जल महोत्सव के लिए हनुवंतिया टापू पर तैनात किया गया है। ऐसे में यहां जरूरतमंद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेफर के दौरान जब हम लोगों ने डॉक्टर साहब से बात की कि एम्बुलेंस में इन्हें खंडवा भेजना है, तो डॉक्टर साहब का कहना यह था कि हमारी जो एम्बुलेंस है ओमकारेश्वर सिविल अस्पताल की, वो बीएमओ के आदेश पर हमने हनुमंतिया जल महोत्सव में तैनात कर दी है। ये वर्तमान में जो अपनी एम्बुलेंस है वो अपने बीएमओ साहब के आदेश पर अपन ने हनुमंतिया पहुँचवाई है, और कल अपन चूँकि बीएमओ साहब ने कल बोला है कि हम एम्बुलेंस को वापस ओमकारेश्वर कल पहुंचा देंगे। मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पहली बार मां नर्मदा की परिक्रमा करवाने जा रही है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने नर्मदा परिक्रमा की व्यापक योजना बनाई है, जिसे 14 जनवरी से लागू किया जाना है। मां नर्मदा की परिक्रमा की ये यात्रा 15 दिनों की होगी, जिसे एमपी टूरिज्म बोर्ड करवाएगा। इसमें मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से डिंडौरी, मंडला और जबलपुर सहित पूरे प्रभास क्षेत्र से गुजरात के भरूच और फिर वापसी तक ये यात्रा करवाई जाएगी। नर्मदा परिक्रमा में शामिल होने वाले लोगों को सड़क मार्ग से ये यात्रा करवाई जाएगी। मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में धार्मिक पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, और मध्य प्रदेश टूरिज्म भी ऐसा चाहता है कि हम लोगों को सहयोग कर सकें, और इसलिए हमने एक योजना बनाई है कि हमारी बस के माध्यम से हम 15 दिवस में और लोगों को नर्मदा जी की परिक्रमा कराएंगे। वैसे चिन्हित किया है जहां पर नाइट हाल्ट होगा और लोगों को यात्रा करवाने का काम हम करेंगे। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर रायपुर के जंगल सफारी पर भी पड़ रहा है। यहां हर दिन अब पर्यटकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। यहां रोजाना करीब 2000 पर्यटक पहुंचते थे, वहीं वीकेंड्स पर इसकी संख्या 4 से 5000 तक पहुंच जाती थी, लेकिन अब ये सिर्फ 300 से 400 तक सिमट गई है। वहीं अब सफारी में पहुंचने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। डेली के डेली कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट बढ़ते आ रहा है, इसलिए पर्यटकों की संख्या थोड़ी कम हो गई है। हम लोग टेस्ट भी करवाते हैं जो पर्यटक आते हैं उनका। कभी काल 2-4 मिल जाते हैं, कभी पूरा नील आ जाता है, निरंक आ जाता है जी। 4 से 500 लोग आ रहे हैं डेली। पहले कितने आ रहे थे? पहले 1000 के आसपास। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।